हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए, आज हम लोग देख सकते हैं आप बिहार स्टेट 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर 1, ठीक है, जिनका भी तैयारी 9-10 का हो। और ये जो आप देख रहे हैं पीडीएफ, ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ 7/9/2023 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, जिसे पिछले हम दो दिन से करवा रहे हैं। आपका 6 तारीख का फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का करवा चुके हैं। अगर अभी तक आप वो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप जाके यूट्यूब के प्लेलिस्ट में वहाँ से देख सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं। वहाँ से हर सेट का एक दिन पहले ही आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। अब पीडीएफ को आप क्या कीजिए कि एक बार खुद से पहले बनाइए। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, ये आपका पीडीएफ है, ठीक है। ये हम आपको एक दिन पहले भेज दिया करेंगे 8 बजे रात में, ठीक है। वहाँ से आपको क्या करना है कि पहले खुद बनाना है और उसके बाद हम 10 बजे आपको आंसर मिलाया जाएगा, उसके बाद आप आंसर मिला सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आज का पेपर आप देख सकते हैं 7/9/2023 का है, जो कि परीक्षा हुआ था आपका सितंबर में। चलिए, तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अगर आपको इसका उत्तर पता हो तो आंसर करते चलिएगा। आइए, पहला प्रश्न बोल रहा है कि वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था, ठीक है। तो वास्को डिगामा जो था वो कहाँ का यात्री था, ये सबको पता होगा। ये आपका पुर्तगाल का यात्री था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देखिए, वास्को डिगामा के बारे में अगर हम बता दें, ठीक है, कि भारत कब आया था, ये सबको पता होगा। वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो याद रखिएगा ये 17 मई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 मई 1498 को, ठीक है, ये भारत आया था। अच्छा, भारत आने पे कहाँ आया था सबसे पहले, तो कालीकट पहुंचा था, ठीक है। भारत में ये जो स्थान था केरल का, कालीकट पहुंचा। और वहाँ का एक शासक था, कौन, जमोरिन। जमोरिन जो था इसका स्वागत किया था। कहीं कहीं पूछ देता है वास्को डिगामा जब भारत आया था तो उसका स्वागत कौन किया था, ठीक है। तो याद रखिए जमोरिन, जमोरिन जो था उसका स्वागत किया था, ठीक है। जमोरिन उसका स्वागत किया था, किसका, वास्को डिगामा का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किससे सीखा। तो यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान जो था वो किनसे सीखा था, तो याद रखिएगा वो जो थे वो अरबों से सीखे थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर हम बात करें दिशा सूचक यंत्र के बारे में, ठीक है, तो दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो याद रखिएगा इसका आविष्कार जो था वो आपका चीन देश में हुआ था, ठीक है। दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो चीन देश में हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आइए। इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, तो इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, तो याद रखिएगा ये आपका 1765 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था, ठीक है। यहाँ पे आपका अंग्रेजों का सेनापति पूछा है, ठीक है। तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था, तो कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 में क्या है कि फ्रांस में, ठीक है, राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है ये सबको पता होगा, ये आपका 14 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। प्रथम स्टेट में कौन आते थे, ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। आइए, देखिए, प्रथम स्टेट में कौन आते थे, तो प्रथम स्टेट में कौन आते थे ये आप सबको पता होगा, पादरी लोग आते थे, ठीक है। यहाँ से देखिए 3 स्टेट हुआ करता था, तीनों का हम बता देते हैं। प्रथम स्टेट तो आपको पता चल गया कि पादरी लोग आते थे। अच्छा, द्वितीय स्टेट में अगर बात करें, द्वितीय स्टेट की, कि द्वितीय स्टेट में कौन आते थे, तो याद रखिएगा, ठीक है, कुलीन वर्ग, ठीक है, कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिजात वर्ग भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए, अब तृतीय स्टेट की बात करें कि तृतीय स्टेट में कौन आते थे, तो याद रखिएगा जनसाधारण लोग, ठीक है। कहीं कहीं आप ऑप्शन में आपको दिखेगा जनसाधारण, जनसाधारण लोग जो होते थे ये तृतीय स्टेट में आते थे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, मिन कैम्फ, ठीक है, किसकी रचना है, तो मिनी कैम्फ जो है ये हिटलर की आत्मकथा है, ठीक है। अब हिटलर ने इसको
इस जो अपना आत्मकथा है, हिटलर जेल में, ठीक है, 1920 में लिखा था, याद रखिएगा। ये हिटलर की आत्मकथा है और हिटलर इसे वो अपना जब वो जेल में थे 1920 में, तभी इसने मतलब कि ये पुस्तक लिखे थे, ठीक है। तो हिटलर एक पुस्तक है जिसका नाम है मिनी कैम्प, कहीं कहीं माई कैम्प भी दिखेगा आपको, तो याद रखिएगा हिटलर की आत्मकथा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या है, नाजीवाद किस सिद्धांत का, ठीक है, विरोधी था। तो नाजीवाद जो था किस सिद्धांत का विरोधी था, तो याद रखिए वो समाजवाद का विरोधी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है आपके लिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था, तो याद रखिएगा कि जो मतलब जो किस देश पे गिरा था, तो जापान पे। सबसे पहले याद रखना किस देश पे गिरा था, तो जापान पे एटम बम को गिराया गया था, ठीक है। अगर हम बात करें द्वितीय विश्व में पहला एटम बम, यहाँ पहला आपसे पूछा जा रहा है, तो पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था, हिरोशिमा पे, ठीक है। जापान के हिरोशिमा पर पहला एटम बम गिराया गया था। और कभी कभी पूछ लिया कब गिराया गया था, तो याद रखना 6 अगस्त, ठीक है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कब गिराया गया था, तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला एटम बम गिराया गया था, ठीक है। अच्छा, और दूसरा एटम बम कब गिरा था, तो याद रखिएगा कहाँ गिरा था, तो याद रखिएगा नागासाकी पे। दूसरा एटम बम की अगर हम बात करें तो नागासाकी पे गिरा था। और कब गिरा था, तो 9 अगस्त, ये भी याद रखिएगा 9 अगस्त 1945 को, ठीक है, नागासाकी पे दूसरा एटम बम गिरा था। अच्छा चलिए थोड़ा सा और अगर हम बात कर ले, देखिए पहला जो एटम बम गिरा था हिरोशिमा पर, ठीक है, उस बम का नाम क्या था, कभी कभी पूछ लिया जाता उस बम का नाम क्या था, तो याद रखना है लिटिल बॉय, ठीक है। लिटिल बॉय, उस बम का नाम क्या था, लिटिल बॉय। अच्छा, अब इसमें इसमें यूरेनियम की मात्रा कितना था, अगर कभी कभी पूछ ले इसमें यूरेनियम का मात्रा कितना था, तो याद रखिए यूरेनियम कितना था, 235, ठीक है। इसमें यूरेनियम की मात्रा कितना था, 235। और जो नागासाकी पे जो बम गिरा था 9 अगस्त को, ठीक है, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था आपका फैटमैन, ठीक है। क्या नाम था, फैटमैन, याद रखिएगा फैटमैन उसका नाम था, जो 9 अगस्त 1945 को गिरा था। इसमें प्लूटोनियम की मात्रा कितना थी, तो 239, ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या है, आइए चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है कि रूस जापान का युद्ध कब हुआ, ठीक है। तो रूस और जापान के बीच में युद्ध कब हुआ था, तो देखिए यहाँ पे आपको सॉलिड सिर्फ 1905 दिख रहा है, लेकिन कहीं कहीं आपको क्या दिखेगा 1904 से लेकर 1905, ऐसे भी रहेगा तो आपको मार देना है, ठीक है। तो रूस और जापान के बीच में युद्ध कब हुआ था, 1904 से लेकर 1905 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में क्या है, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्ष तक चला, तो प्रथम विश्व युद्ध जो था वो कितने वर्ष तक चला था, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सबको पता होगा। प्रथम विश्व युद्ध आपका 4 वर्ष तक चला था ना। अगर हम बात करें कब से कब तक, तो याद रखना है आपको प्रथम विश्व युद्ध था, शुरू हुआ था वो आपका 28 जुलाई से, ठीक है, 28 जुलाई 1914 से लेकर, ये आपका मतलब शुरुआत हुआ था प्रथम विश्व युद्ध का 28 जुलाई 1914 से। और कब तक चला, तो 11 नवंबर, याद रखना है 11 नवंबर 1918 तक, ठीक है। यह आपका प्रथम विश्व युद्ध चला था। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी 12 में नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 में क्या है, आइए 12 है आपका कि बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया, ठीक है। तो बिरसा मुंडा जो थे ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किए थे, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा 24 अगस्त 1899 को, ठीक है, बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरी पर हमला किया था। देखिए बिरसा मुंडा, यहाँ से बहुत प्रश्न निकल सकता है। आइए अगर हम बात करें बिरसा मुंडा, ठीक है, तो इसको मतलब इन्हें क्या कहा जाता था, तो धरती आबा, ठीक है, इन्हीं को कहा जाता था धरती आबा, याद रखिएगा। और भी इनका एक मतलब नाम था, जो सब इसी का मतलब अर्थ क्या हो जाता है, पृथ्वी का अवतार। कभी कभी आपको मिल जाएगा कि पृथ्वी के अवतार के नाम से किन्हें जाना जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी पर अवतार के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगर थोड़ा सा अगर और हम बात कर ले, ठीक है, बिरसा मुंडा के बारे में, तो देखिए इनका जो था, ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुआ था, तो याद रखिएगा 9 जून 9 जून 9 जून 1900, ठीक है, 9 जून 1900 में हुआ था, रांची के जेल में, ठीक है, हैजा के कारण। कहीं कहीं आपको हैजा भी देगा, कहीं कहीं पेचिस भी दे देता है, तो हैजा के कारण इनकी मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। चलिए तो कहाँ हुआ था, तो रांची के जेल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या है, देखिए अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, ठीक है। यहाँ आपसे पूछ रहा है अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, अंगूरा उत्पादन कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें कि अंगूर की खेती के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो अंगूर की खेती के अध्ययन को हम विटीकल्चर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्या है, डैश को, ठीक है, धान के रूप में भी जाना जाता है। तो धान के रूप में किससे जाना जाता है, तो चावल को। धान के रूप में किससे जाना जाता है, तो चावल को जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है, ठीक है। तो चावल का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के चलते हैं। 16 में क्या है, आइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश आमतौर पर वाणिज्यिक कृषि का अभ्यास करता है, ठीक है। तो कौन सा देश करता है, तो यूएसए, अमेरिका करता है आपका। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्यों चलते हैं। 17 में क्या है कि इसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है, ठीक है। तो मतलब किसे विकसित होने में 1 वर्ष लगता है, देखिए 1 वर्ष नहीं, हम कह सकते हैं 8 से 9 महीना, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, जैसा भी है 8 से 9 माह लगता है, ठीक है। किसे लगता है, तो गन्ना को विकसित होने में कितना समय लगता है, 8 से 9 महीना लगता है। देखिए गन्ना की खेती जो है साल में 2 बार होती है, याद रखना। गन्ना की खेती साल में कितनी बार होती है, तो साल में, ठीक है, 2 बार होती है। कब कब होती है, देखिए, तो पहला जो होगा आपका, ठीक है, वो मतलब पहला बुआई जो जब होता है, ठीक है, एक याद रखना है आपको, फरवरी से मार्च में, ठीक है, फरवरी से मार्च में आपका पहला बार होगा। और दूसरा जब होता है आपका, दूसरा होता है आपका अक्टूबर से नवंबर में, ठीक है, अक्टूबर से नवंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या है कि रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो रेशम के धागे के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेशम उत्पादन को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्यों चलते हैं। 19 का राइट देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है, ठीक है। तो कौन करता है, तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, वृक्षारोपण कृषि करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्यों चलते हैं। 20 में क्या है कि यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो यूएनओ को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार शांति सम्मेलन में किया गया था, तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2001 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के, ठीक है, किस परिषद अंग के प्रमुख हैं, ठीक है। तो कौन से के अंग के प्रमुख हैं, तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका सचिवालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। ये 22 में क्या है कि राष्ट्र संघ के विचार के लिए कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार थे, ठीक है। तो कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 का, ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है, वुड्रो विल्सन जिम्मेदार थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्यों चलते हैं। 23 में क्या है कि चार्टर सदस्यों के अलावा, ठीक है, कितने अन्य राष्ट्र संघ के सदस्य बने, तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, 24 आपका रोलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था, ठीक है। तो रोलेट कानून जो था वो किस उद्देश्य से लाया गया था, तो याद रखिएगा क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्यों चलते हैं। 25 में क्या है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। चलिए तो किस समिति का गठन किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सबको पता होगा। 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका हंटर समिति। अगर हम बात करें जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो कब हुआ था, याद रखिएगा 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ, तो याद रखिए अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। 27 में क्या है, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है, तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा औद्योगिक क्रांति का अर्थ उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन लाना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको रात में 8 बजे, याद रखिएगा रात में 8 बजे आपको पीडीएफ भेज दिया जाता है। आप वहाँ से उसको बना लीजिए और दिन में 10 बजे आंसर मिला लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को चलते हैं। लंदन में विश्व की पहली भूमिगत रेल का आरंभ कब हुआ था, ठीक
ठीक है। तो कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 10 जनवरी 1863 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, पटना का पुराना नाम क्या था। तो पटना का आपका पुराना नाम क्या था, ये सबको पता होगा, पटना का पुराना नाम क्या था। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से इसको देखिएगा थोड़ा सा। पटना का पुराना नाम आपका पाटलिपुत्र भी था, ठीक है, कुसुमपुर भी था और आपका अजीमाबाद भी था, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तीनों, याद रखिए ये तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब पटना को, ठीक है, राजधानी किसने बनाया था, तो पटना को सबसे पहले राजधानी उदयन ने बनाया था, ये सबको पता होगा। अच्छा, पटना शहर की स्थापना कब हुई। चलिए यहाँ से एक चीज़ और जान लीजिए, पटना शहर की स्थापना, ठीक है, कब और किसने किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पटना शहर की स्थापना आपका 1541 में, ठीक है, कब हुआ था, तो 1541 में। अब किसने किया था, तो शेरशाह, ठीक है, याद रखिए शेरशाह सूरी ने पटना शहर की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आइए 30 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, ठीक है। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो था वो किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो याद रखिए ये आपका 1929 में, किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो 1929 में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, आइए प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था, ठीक है। तो किसके द्वारा पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था, तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, चलिए तो ये हो जाएगा आपका अमेरिका के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, आइए सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है, ये तो सबको पता होगा सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ है आपका, काठमांडू में, ठीक है, पहला बात। अच्छा देखिए सार्क में कितने मतलब देश, कितने सार्क का सदस्य देशों की संख्या कितनी है, अगर कभी पूछ ले तो याद रखिएगा ये इनकी संख्या 8 है, ठीक है। अब 8 देश कौन कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबका नाम आपको हम बता देते हैं। पहला नंबर पर हो जाएगा आपका भारत, सार्क का मतलब सदस्य 8 देश हैं, 8 में पहला स्थान पे है आपका भारत, ठीक है। दूसरा पे आपका पाकिस्तान, दूसरा पे हो जाएगा आपका पाकिस्तान, ठीक है। और तीसरा पे हो जाएगा आपका भूटान, समझ लीजिएगा, ठीक है, भूटान। अच्छा अब इसके बाद 4 नंबर पे आपका कौन हो जाएगा, तो बांग्लादेश, ठीक है, 4 नंबर पे कौन हो जाएगा, बांग्लादेश। चलिए 5 नंबर पे कौन हो जाएगा, तो याद रखिए श्रीलंका। चलिए 6 नंबर पे कौन हो जाएगा, तो मालदीव। और 7 नंबर पे कौन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। यहाँ पे अफगानिस्तान है। और 8 नंबर पे जो बचाएगा वो आपका नेपाल हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर पे कौन हो जाएगा, नेपाल, यानी कि टोटल 8 है। चलिए और देखिए कहाँ था, सार्क। तो सार्क का मुख्यालय तो आप देख लिए काठमांडू हुआ था, इसके 8 सदस्यों की संख्या देख लिए। अच्छा अब देखते हैं सार्क की स्थापना कब हुआ था, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो सार्क की स्थापना कब हुआ था, 8 दिसंबर, याद रखना है 8 दिसंबर कब, 1985 में, ठीक है। और इसका हेड क्वार्टर मतलब कि कहाँ, हाँ चलिए ठीक है, यहाँ तक काफ़ी है। और कहाँ किया गया था स्थापना, अगर पूछ ले, ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ किया था, तो ढाका में, याद रखिएगा स्थापना कहाँ किया गया था, तो ढाका में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है कि भारत में पहला छापखाना किन लोगों ने लगाया। तो भारत में पहला छापखाना किन लोगों ने लगाया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो पुर्तगालियों ने, ठीक है। किसने लगाया था, पुर्तगालियों ने। अगर हम छापखाना की बात करें तो छापखाना का आविष्कार किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा गुटेनबर्ग ने। छापखाना का आविष्कार किसने किया था, तो गुटेनबर्ग ने, ठीक है, ये आपसे इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है कि भारत की स्थल सीमा, ठीक है, कितने देशों को छूती है। तो भारत की जो स्थल सीमा है वो कितने देशों को छूती है, तो 34 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये आपको 7 देशों को छूती है, ठीक है। और 7 देश कौन कौन से हैं, आइए आपको हम ये भी बता दें। देखिए 7 देश में कौन कौन सा है, तो पहला हो जाएगा आपका बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। अच्छा दूसरा नंबर पर कौन हो जाएगा, तो चीन हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा तीसरा पे आपका पाकिस्तान हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पाकिस्तान लिखा हुआ है, समझ लीजिएगा थोड़ा सा उधर। अच्छा चौथा पे कौन हो जाएगा, तो नेपाल हो जाएगा। पांचवा पे आपका भूटान हो जाएगा। और छठा पे आपका म्यांमार हो जाएगा। और सातवां पे आपका हो जाएगा अफगानिस्तान, ठीक है, याद रखिएगा अफगानिस्तान इधर लिखा हुआ,
ठीक है, ये आपका 7 देश है जो आपका स्थल सीमा से देश को छूती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, आइए। निम्नलिखित में कौन सार्क का सदस्य नहीं है? देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, अभी जस्ट आपको हम सार्क सदस्यों की संख्या बताएं, कितना है, 8 है, ठीक है। अब 8 गो में से अगर आपको याद होगा, ठीक है, तो अब कौन नहीं है ये आपको बताना है। चलिए, तो कौन नहीं है, देखिए, तो कैसे इसका पता चलेगा? अभी जस्ट आपको हम बताए थे, भारत सदस्य था, नेपाल था, मालदीव था, लेकिन चीन आपका नहीं था, ठीक है। कौन को नाम बताते हैं? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, 3 यहाँ आपको यहाँ दिख रहा है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल और क्या था, भूटान था, बांग्लादेश था, श्रीलंका था, मालदीव था, एक अफगानिस्तान था, लेकिन चीन आपका नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, गिलगित गोर्ज किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो 36 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए ये आपका सिंधु नदी पर स्थित है। सांभर झील कहाँ स्थित है? तो सांभर झील कहाँ है, तो यह सबको पता होगा, ये आप राजस्थान में स्थित है। देखिए सांभर झील क्या है, भारत की सबसे नमकीन झील कौन सी है? तो याद रखिएगा सांभर झील, ठीक है। भारत की सबसे नमकीन झील कौन है? तो सांभर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, आइए। निम्नलिखित में कौन भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है? ठीक है, तो कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी आपका भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। 39 में क्या है, आइए। निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा वृक्ष नहीं है, याद रखिएगा घातक नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, आइए। 40 नंबर है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है? ठीक है, तो किस राज्य में? तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका हरियाणा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है कि जंगली बकरी आइबेक्स किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? ठीक है, तो किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका पर्वतीय वन में पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टेट का अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, तो यहाँ से आपको स्टेट का तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए 42 की ओर चलते हैं। 42 में क्या है, आइए। देखिए, किस देश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? तो किस देश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए बांग्लादेश, ठीक है। देखिए 2011 के अनुसार अगर भारत का जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें, 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382, ठीक है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब बांग्लादेश की अगर हम बात करें 2021 के अनुसार, देखिए बांग्लादेश में 2021 की अगर हम बात करें बांग्लादेश का अनुसार कितना है यहाँ का, तो 1280, ठीक है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 1280 है आपका बांग्लादेश का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। 43 में क्या है, देखिए, दिए गए भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? तो सबसे कम, ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य में? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। वहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो याद रखिएगा 17, ठीक है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब एक किलोमीटर प्रति वर्ग में 17 को व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। 44 में क्या है, श्रीलंका के सबसे ऊंचे पर्वत चोटी कौन सी है? ठीक है, तो श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा ये आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पिदुरतला गल्ला, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। 45 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश को नहीं छूता है? तो कौन सा राज्य बांग्लादेश को नहीं छूता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। मणिपुर जो है बांग्लादेश को नहीं छूती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपका 88-48 मीटर है, ये सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, 47 नंबर। 47 क्या है, मापनी पर हर व्यक्त करता है, ठीक है, मापनी पर हर व्यक्त करता है। तो 47 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, धरातल की दूरी को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 में क्या है, निम्न में से किस मापनी के द्वारा, ठीक है, किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है? ठीक है, तो किस मापनी के द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा आपका तुलनात्मक मापनी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 में क्या है कि एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है? तो एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा एक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 50 में क्या है? उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को डैश और डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो किस किस के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को, ठीक है, जैविक और अजैविक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को चलते हैं। 51 में क्या है, आइए, पूछ रहा है कि किस मतलब डैश के वे संविधान हैं जिनका सर्वेक्षण किया गया है और उनकी गुणवत्ता और मात्रा उपयोग के लिए निर्धारित की गई है। तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका विकसित संसाधन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन के चलते। 52 में क्या है कि राजस्थान राज्य सौर और डैश के ऊर्जा के साथ बहुत अच्छी तरह से संपन्न है, लेकिन जल संसाधन की कमी है वहाँ। ठीक है, तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 52 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, विंड। 53 नंबर क्वेश्चन के चलते। 53 में क्या है, देखिए, भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो वर्तमान परित के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 54 में क्या है कि दुनिया के पानी की कुल मात्रा 96.5% डैश के रूप में मौजूद है और केवल 2.5% डैश के रूप में मौजूद है। तो 54 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिएगा, महासागर, यानी कि पहला जो है कुल मात्रा 96.5% महासागर के रूप में, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका महासागर के रूप में मौजूद है और केवल 2.5%, ठीक है, क्या है? तो मीठे पानी के रूप में मौजूद है, मीठे पानी के रूप में मौजूद है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं। 55 में क्या है, आइए, 55 में बोला जा रहा है कि भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत है। तो भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत क्या है? ठीक है, तो ये सबको पता होगा, भूजल। भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भूजल है आपका। ठीक है, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 56 में क्या है? अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप जाकर हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पानी की कमी क्या है? तो पानी की कमी क्या है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे पानी के संसाधनों की कमी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन के चलते। 57 में क्या है? खनिजों का संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि क्यों है भैया, ये जानना बहुत जरूरी है। तो याद रखिएगा, खनिज जो है, देखिए तबीयत थोड़ा मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा। आइए, तो 57 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो देखिए खनिज जो है वो तेजी से घट रहे हैं। ठीक है, खनिज जो है क्या हो रही है, वो तेजी से घट रहे हैं और देश के औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, इसी के लिए हमें क्या है, इसको संरक्षित करना, इसको बचाना है, यानी कि 2 और 3 बिल्कुल आपका राइट आंसर है। तो 2 और 3 क्या, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 58 में क्या है, आइए, तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लो अयस्क का प्रमुख उत्पादक है? तो लो अयस्क का प्रमुख उत्पादक कौन सा राज्य है? ये हो जाएगा आपका कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 के चलते हैं। 59 में क्या, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो कितने भागों में किया गया है? तो वनों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 60 में क्या है, देखिए, मैग्रो का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो मैग्रो का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो याद रखिएगा, सुंदरवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो ये सबको पता होगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, मोर। चलिए, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में हुआ था। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन के चलते, क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है कि निम्नांकित में से कौन सा मतलब उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो देखिए, कृषि पे आपका सूती वस्त्र आधारित है, चीनी आधारित, जूट मिल, सब कृषि पे है, लेकिन सीमेंट जो है ये आपका कृषि पर आधारित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। 64 में क्या है? हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। 64 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका कलकत्ता, हावड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 65 में क्या है, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? ठीक है, तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा घाटशिला में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की ओर चलते हैं। 66 में क्या है, चीनी उत्पादन का अग्रणी राज्य कौन है? ठीक है, तो चीनी के मामले में सबसे आगे कौन है? तो उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? तो कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? देखिए सड़क मार्ग से आप परिवहन कर सकते हैं, जल मार्ग, वायु मार्ग, लेकिन ऑप्शन नंबर डी देखिए पर्वत शिखर, ये आपका परिवहन मार्ग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 68 में क्या है कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो याद रखिए नगर। नगर जो है आपका प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ये प्रकृति की देन नहीं है। नगर को हम लोग बसाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक में क्या आ जाता है, जो आपको प्राकृतिक से मिला, जैसे वन, नदियाँ, मिट्टी, ये सब क्या है, ये सब आपका प्राकृतिक की देन है। लेकिन नगर तो हम और आप लोग मिलकर बसाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? ठीक है, तो 2011 के अनुसार वो भी बिहार का पूछ रहा है, याद रखिए। अब बिहार में तो कितना है, तो 1106 याद रखिएगा। ठीक है, ये अगर भारत का पूछता तो भारत का कितना हो जाता, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि पंजाब में, ठीक है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो वहाँ का निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का केंद्रण बढ़ा है? ठीक है, तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर्सेनिक तत्व का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 72 में क्या है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वनाच्छादित है? ठीक है, तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 24%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या है, चिली किस महाद्वीप में स्थित है? तो चिली जो है किस महाद्वीप में स्थित है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 74 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 74 में क्या है, दलितों से अलग कर महादलित किस प्रदेश में किया गया है? ठीक है, तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बिहार में। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है, न्यू इंडिया किसकी पत्रिका है? तो न्यू इंडिया किसकी पत्रिका है, ये सबको मालूम। देखिए एक है पत्रिका और पुस्तक अलग होते हैं। तो न्यू इंडिया किसकी पत्रिका यानी साप्ताहिक पत्रिका की यहाँ बात किया जा रहा है, तो ये आपका महात्मा गांधी का। ठीक है, न्यू इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका था, किनका था? महात्मा गांधी का। अगर जब पूछे न्यू इंडिया एक पुस्तक है तो इसके लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? तो कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? तो ये हो जाएगा आपका चीन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में संप्रभु कौन है? तो भारत में संप्रभु कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जनता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन क्यों चलता है। 78 में क्या है, मतदाता की आयु है। तो मतदाता की आयु कितनी है? तो सबको पता है 18 वर्ष है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो भारत संविधान में मौलिक अधिकार जो है वो आपका अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है, देखिए पूरे विश्व में किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो पूरे देश में किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो याद रखिए ये आपका अमेरिका का है। ठीक है, कहाँ का है? तो अमेरिका का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? ये सबको पता होगा, 395 अनुच्छेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। आइए 82 नंबर बोल रहा है कि भारत में निर्वाचन क्षेत्र बांटा गया। तो भारत में निर्वाचन क्षेत्र जो है किस आधार पर बांटा गया? तो याद रखिए भारत का निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर बांटा गया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मतदाता सूचियों का परीक्षण कितने वर्ष में होता है? ठीक है, तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका 5 वर्ष में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 की ओर चलते हैं। 85 में क्या है, स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो भारत का पहला राज्य कौन है? तो याद रखिए ये आपका बिहार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 86 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या है तो कितनी है? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 34 है।
अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 क्या है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो लोकसभा में, ठीक है, बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 88 में कौन है, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई है? ठीक है, तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2002 में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 89 में क्या है, 89 नंबर कि इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा है? ठीक है, तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूगोस्लाविया को करना पड़ा है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष पारित हुआ? ठीक है, देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1928। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, 91 में क्या है, आइए, इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? ठीक है, तो कौन नहीं करता? तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा आपका विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, 92 में क्या है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो याद रखिए पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, 93 में क्या है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ? तो चिपको आंदोलन का प्रारंभ जो था ये आपका उत्तराखंड का चमोली जिला, हम पहले भी बता चुके थे, ठीक है, उत्तराखंड का कौन सा जिला? तो चमोली जिला। कब हुआ था? तो 1973 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, 94 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल का नहीं है? तो कौन सा राजनीतिक दल का नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक आर्थिक आंदोलनों का भड़काना, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, 95 में क्या है, सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया? तो सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 अक्टूबर 2005 को इसको लागू किया गया था, ठीक है। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, 96 में क्या है कि निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए, ठीक है, आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है? ठीक है, तो घोषणा कौन करता है? तो 96 का हो जाएगा निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, 97 में क्या है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? तो 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 क्यों चलते हैं, 98 में क्या है, आइए, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? ठीक है, तो किस आधार पर कहते हैं? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जनमत पर आधारित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, 99 में क्या है कि गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने को अधिक अवसर किस शासन व्यवस्था में है? ठीक है, तो किस शासन व्यवस्था में? तो 99 का क्या हो जाएगा? तो लोकतंत्र में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट आज का 100वां प्रश्न नंबर देख लेते हैं कि भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है? ठीक है, तो किस पर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका निर्वाचन आयोग पे है। तो इस प्रकार से आपका आज का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था, ठीक है, 7/9 यानी 7 सितंबर में जो पूछा हुआ क्वेश्चन था, ये इसको भी आज हम लोग डील कर दिए हैं। अब आने वाले समय में इसके बाद आपका 18 तारीख का जो पेपर हुआ था 18/9 को, उसको भी हम लोग देख लिया करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जाते जाते एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।